हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एस राठौर। मैं आप लोगों के लिए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स का ये 4th लेक्चर लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने जो 3 लेक्चर अपलोड किए हैं उनमें हमने देखा कि सीक्वेंस, मोनोटॉनिक सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस, इन सब सीक्वेंस का डेफिनेशन और उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स मीन्स एग्जाम्पल्स और थ्योरम्स भी हमने देखा। तो इस वीडियो लेक्चर को देखने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर लास्ट के 3 वीडियो लेक्चर में से कोई भी एक वीडियो लेक्चर अगर आप नहीं देख पाए हैं तो पहले उसको ज़रूर देखिए, तभी जाके ये समझ में आएगा। और ऐसे व्यूअर्स जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे बेनिफिट ये है कि मैं इस चैनल में सिर्फ बीएससी लेवल का ही नहीं, 11th 12th का भी मैथ्स और एमएससी लेवल के भी मैथ्स का वीडियो लेक्चर लेके आता हूँ। तो अगर आपके घर में या आपके आस पड़ोस में मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं 11th से लेकर एमएससी तक, तो वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसमें जो भी वीडियो लेक्चर 11th से लेकर एमएससी तक अपलोड करता हूं उसका बेनिफिट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर का फर्स्ट थ्योरम। इस थ्योरम को देखने के पहले आप लोग जो भी डेफिनेशंस बताया हूँ लास्ट 3 वीडियो लेक्चर में उसका एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सभी कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है। तो चलिए देखते हैं थ्योरम क्या है। एवरी कॉन्वर्जेंट रियल सीक्वेंस इज ए कॉची सीक्वेंस, मीन्स एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कॉची सीक्वेंस, ये प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि सीक्वेंस एस एन कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और कॉन्वर्जेंट है तो इस सीक्वेंस की लिमिट होगी, तो हम इसकी लिमिट एल एज्यूम कर लिए। तो ये सीक्वेंस एस एन कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस है और उसकी लिमिट एल है। तो अब हमें क्या करना है, इसको कॉची सीक्वेंस प्रूफ करना है। तो देखिए कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन अभी यूज़ किए, अब हमको कॉची प्रूफ करना है। तो कॉची का डेफिनेशन पता होना चाहिए, तभी तो आप लोग को टारगेट समझ में आएगा कि कॉची के लिए क्या प्रूफ करना पड़ता है। इसीलिए मैं पहले ही बोला हूँ कि कॉची सीक्वेंस, कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, इन सब का डेफिनेशन हमेशा ध्यान रहना चाहिए। तो कॉची सीक्वेंस का मतलब एक बार याद दिला दूँ, ऐसा सीक्वेंस जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कौन सा कंडीशन है? For every epsilon greater than 0, there exists a positive integer n naught such that mod of Sm minus Sn is less than epsilon for all mn greater than or equal n naught। तो ये कॉची सीक्वेंस का डेफिनेशन है। तो हमको ये चीज़ लाना है, कॉची सीक्वेंस प्रूफ करना है, मतलब इस इक्वेशन को लाना है। तो अब कैसे लाएंगे? जो डेफिनेशन दिया है, जो स्टेटमेंट दिया है, कॉन्वर्जेंट दिया है, इसकी लिमिट एल लिए हैं, तो लिमिट का डेफिनेशन लगाते हैं। अब लिमिट का डेफिनेशन क्या होता है? फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट सच दैट mod of Sn minus L is less than epsilon by 2 for all n greater than or equal n0। ये लिमिट का डेफिनेशन है। तो ये L इसकी लिमिट है, इसलिए हम लिमिट का डेफिनेशन अप्लाई कर दिए। तो जो भी पॉजिटिव इंटीजर n नॉट से बड़ा है वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर m एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो n नॉट से बड़ा है तो m भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी n की जगह हम m रख सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा? मॉड ऑफ Sm माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमको Sm माइनस Sn लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ करना है, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ, सीक्वेंस Sn कॉन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट होगी, उसकी लिमिट L है।
तो लिमिट है तो लिमिट का डेफिनेशन लगा दिए, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट एग्जिस्ट करेगा such that mod of Sn minus L less than epsilon by 2 for all n greater than or equal n naught, और m भी अगर n नॉट से बड़ा है तो m भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस प्रकार हमें ये दो इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब हमारा टारगेट है कॉची सीक्वेंस प्रूफ करना, मतलब मॉड ऑफ Sm माइनस Sn को लेस देन एप्सिलॉन लाना। इसलिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, मॉड ऑफ Sm माइनस Sn से, जहां m और n को क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल n नॉट। तो अब इसमें क्या करते हैं, माइनस एल और प्लस एल कर देते हैं। तो माइनस एल प्लस एल करेंगे और ट्राइंगल इनइक्वलिटी अप्लाई कर देते हैं। तो ट्राइंगल इनइक्वलिटी अप्लाई करेंगे तो लेस देन आर इक्वल मॉड ऑफ एस एम माइनस एल प्लस मॉड ऑफ एल माइनस एस एन। अब L माइनस एस एन को एस एन माइनस एल, सॉरी यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ये एस एन होगा एस एन माइनस एल। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, मॉड की ये प्रॉपर्टी है कि मॉड ऑफ एक्स को माइनस एक्स के मॉड के इक्वल, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो इक्वल आता है इसके। तो उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किए तो मॉड ऑफ एस एन माइनस एल है, ये एन है, करेक्ट कर लीजिएगा। अब एस एम माइनस एल और एस एन माइनस एल दोनों ही एप्सिलॉन बाई 2 से छोटे हैं। क्यों, क्योंकि n भी ग्रेटर देन आर इक्वल n नॉट है और m भी ग्रेटर देन, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं। तो जब m और n दोनों ग्रेटर देन आर इक्वल n नॉट है तो ये दोनों टर्म, ये और ये दोनों लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 होगा। तो दस क्या रिजल्ट मिल गया, mod of Sm minus Sn epsilon by 2, epsilon by 2 means epsilon for all mn greater than or equal n naught, and this shows that sequence Sn is Cauchy sequence। क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर नहीं होता है तो इसको रिवाइज करके देखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, एवरी Cauchy sequence is bounded, every Cauchy sequence is bounded but the converse is not true। हम एक सीक्वेंस लेते हैं Sn जो कि Cauchy सीक्वेंस है और इसको हम क्या प्रूफ कर देंगे, बाउंडेड। याद कीजिए इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने क्या प्रूफ किया था, इसी टाइप का एक थ्योरम, एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। सेम वैसी एवरी Cauchy सीक्वेंस इज बाउंडेड प्रूफ करेंगे। तो अब हमको इसके बाउंडेड प्रूफ करना है। तो ये Cauchy सीक्वेंस है, तो Cauchy सीक्वेंस का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। क्या करते हैं, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n नॉट सच दैट मॉड ऑफ Sm माइनस Sn लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल mn ग्रेटर देन आर इक्वल n नॉट। ये Cauchy सीक्वेंस का डेफिनेशन होता है। लेकिन याद कीजिए हम जब कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस को बाउंडेड प्रूफ किए थे तब एप्सिलॉन की जगह 1 लिए थे, तो यहाँ भी हम एप्सिलॉन की जगह 1 ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, वहाँ भी मैं इस चीज़ का जिक्र किया था। तो यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू 1 ले लिए। अभी Cauchy सीक्वेंस के डेफिनेशन से आया। अब यहाँ पर n जो है n नॉट के इक्वल भी हो सकता है, बोला n को अगर n नॉट भी रख देंगे तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर n की जगह n नॉट रख देते हैं। तो n नॉट रख दिए, पर्टिकुलर केस। हम चाहते हैं यहाँ पर एक ही सीक्वेंस का टर्म हो, दूसरा टर्म फिक्स हो, तो फिक्स करने के लिए n की जगह n नॉट पुट कर दिए। और क्यों पुट कर सकते हैं, क्योंकि n को हम n नॉट के इक्वल भी हो सकता है बोल रहे हैं और बड़ा भी, तो इक्वल ले लिए पर्टिकुलर केस। तो ये आ गया। और इसको हम मॉड को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, याद कीजिए इसका डेफिनेशन बता चुका हूँ मैं। मॉड ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमा ऑफ x माइनस x। तो x की जगह ये है Sm माइनस Sn नॉट माइनस ऑफ Sm माइनस Sn नॉट। x और माइनस x का मैक्सिमा होता है, बाकी कंडीशन एज इट इज़ रहेगा इसी स्टेप में भी। अब ये जो है इन दोनों का मैक्सिमा 1 से छोटा है, यानी दोनों के दोनों इंडिविजुअली 1 से छोटे होंगे, कंडीशन वही रहेगा। अब Sn नॉट फिक्स है, जैसे वहाँ पे L फिक्स रहता था कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस में, यहाँ पे क्या होता था, Sm माइनस L आता था। तो L की जगह Sn नॉट है, तो Sn नॉट को राइट साइड ले गए,
यहाँ पर हम एस एम को राइट साइड ले गए, 1 को लेफ्ट साइड ले आए, तो ये इनइक्वलिटी आ गई। अब इसको दोनों को एक साथ मिला दें तो देखिए क्या है, एस एन नॉट माइनस 1 से बड़ा है और एस एन नॉट प्लस 1 से छोटा है। मतलब ये सीक्वेंस क्या हो गया, बाउंडेड अभी नहीं हुआ है। ध्यान रखिए, मैं कॉन्वर्जेंट को बाउंडेड प्रूफ करते समय भी इस लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इक्वेशन 1 को देखने से बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि बाउंडेड प्रूफ हो गया, लेकिन नहीं, क्योंकि ये लोअर बाउंड और ये अपर बाउंड हो गया ऐसा लग रहा है। तो ये लोअर और ये अपर बाउंड कब होता है, जब सीक्वेंस के सारे टर्म इन दोनों के बीच हो। तो अभी सीक्वेंस के सारे टर्म इन दोनों के बीच में कहाँ प्रूफ हुआ, अभी तो सिर्फ ये प्रूफ हुआ कि जो एन नॉट के बाद आने वाले टर्म है सीक्वेंस के, वो इन दोनों के बीच में है। हमको तो प्रूफ करना है एन नॉट के पहले वाले भी इनके बीच में आ जाए या कोई दो रियल नंबर के बीच में आ जाए। मतलब सीक्वेंस के सारे टर्म कोई भी दो रियल नंबर के बीच में हो तो बाउंडेड कहलाता है। तो अभी ये बाउंडेड प्रूफ नहीं हुआ है। अब आगे देखिए, अब बाउंडेड करने के लिए क्या करते हैं, स्मॉल के ले लेते हैं। हम यहाँ पर बोल रहे हैं एन नॉट के बाद आने वाले टर्म्स बाउंडेड है, लेकिन एन नॉट को एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए 20। मतलब 20 और 20 के बाद वाले टर्म क्या हैं, बाउंडेड है। तो 20 के पहले वाले क्या क्या आते हैं, S1 S2 S3 S19। तो S19 तक ले लिए समझिए, अगर एन नॉट को 20 लिए, और उसके बाद के टर्म्स 19 के बाद के टर्म्स के लिए क्या है लोअर बाउंड, एस एन नॉट माइनस 1, एस एन नॉट माइनस 1। उसके बाद के टर्म 20 और 20 के बाद वाले टर्म्स के लिए लोअर बाउंड है। इसलिए हम आगे के टर्म्स ना लेके सीधा आगे के टर्म्स का लोअर बाउंड ले लिए। वैसे ही हम मैक्सिमम वैल्यू ले लिए किसका, 19 तक के टर्म्स का, और उसके बाद के टर्म्स के लिए अपर बाउंड क्या है, उसके बाद के टर्म्स के लिए अपर बाउंड क्या है, एस एन नॉट प्लस 1। इक्वेशन 1 में देख सकते हैं एस एन नॉट प्लस 1। तो आगे के टर्म्स को ना लिख के उसके अपर बाउंड को लिख दिए। तो अब ये फाइनाइट सेट हो गया, ये भी फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट का मिनिमम और मैक्सिमम निकाला जा सकता है। तो इसका मिनिमा स्मॉल के और इसका मैक्सिमा कैपिटल के। तो अब हम देख सकते हैं स्मॉल के क्या है, 19 टर्म्स तक जितने भी टर्म हो उनसे भी छोटा है, यह इक्वल मिनिमा यानी इसके इक्वल भी हो सकता है, और उसके बाद के आने वाले टर्म्स के लोअर बाउंड से छोटा। लोअर बाउंड से छोटा मतलब ये लोअर बाउंड ही होगा आगे के टर्म्स के लिए भी, और 19 तक के लिए भी लोअर बाउंड होगा। मतलब हम बोल सकते हैं सारे टर्म्स, अब इसमें बोल सकते हैं सीक्वेंस के सारे टर्म्स का ये लोअर बाउंड है। और वैसे ही ये 19 तक के टर्म से भी बड़ा है और उसके आगे आने वाले टर्म के अपर बाउंड से भी बड़ा है, यानी पूरे सीक्वेंस के सारे टर्म से ये बड़ा होगा। फॉर ऑल, ये फॉर ऑल हो गया। इसके पहले वाले में फॉर ऑल नहीं था, एम ग्रेटर देन आर इक्वल एन नॉट था इक्वेशन 1 में, यहाँ पे अब फॉर ऑल हो गया। अब ये फॉर ऑल हो गया मतलब ये लोअर बाउंड और ये अपर बाउंड हो गया सीक्वेंस का, और इसीलिए ये बाउंडेड प्रूफ हो गया। तो इस थ्योरम का प्रूफ कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस को बाउंडेड प्रूफ किए थे, ठीक उसी के जैसा है। बस चेंज क्या आ रहा है, वहाँ पर एल जो रहता था लिमिट वो पहले से फिक्स रहता था। हम यहाँ पर दोनों वेरिएबल टर्म है, तो एक को फिक्स करने के लिए पर्टिकुलर केस ले लिए एन इक्वल टू एन नॉट। तो अब ये भी यहाँ पर एल का रोल कर रहा है, लिमिट का समझिए। तो अब बाकी जो आगे का प्रूफ है वो सेम उसी के जैसा हो जाता है। अब इसमें ये भी बोला है बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब ये जरूरी नहीं है कि कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो वो कौशी सीक्वेंस हो। तो हम एक एग्जाम्पल दे देंगे तो वही प्रूफ हो जाएगा, मतलब वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो एक सीक्वेंस है -1 टू द पावर n, ये बाउंडेड सीक्वेंस है। क्यों बाउंडेड सीक्वेंस है, क्योंकि सीक्वेंस के सारे टर्म्स का मॉड 2 से छोटा है। अब n की जगह 1 रखेंगे तो -1 का मॉड 1 2 से छोटा है। n की जगह 2 रखें, -1 की पावर 2 +1 आएगा, +1 भी 2 से छोटा है। 3 रखें, -1 टू द पावर 3 यानी -1 का मॉड भी +1 आएगा, 2 से छोटा है।
तो ये मॉड जो है 1 होता है और जो कि 2 से छोटा है, चाहे मतलब इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म ले ले ये 1 ही आएगा लेफ्ट साइड जो कि 2 से छोटा है। तो ये जो हम थ्योरम पढ़े थे कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड कब होता है, जब मॉड ऑफ एस एन लेस देन आर इक्वल के। तो यहाँ पर के की जगह क्या आ गया 2, एक ऐसा रियल नंबर मिल गया जो सीक्वेंस के सारे टर्म्स के मॉड से बड़ा है, इसीलिए सीक्वेंस बाउंडेड होगा। लेकिन ये कॉसी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कॉसी के लिए क्या जरूरी है? मॉड ऑफ एस एम माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन हो। तो अगर हम एस एम लें माइनस एस एन लें तो देखिए क्या आता है, एस एम की जगह -1 टू द पावर एम, एस एन की जगह -1 टू द पावर एन। अगर m इवन और n ऑड हो जाए तो क्या हो जाएगा? m इवन और n ऑड ऐसा हो सकता है, तो ये इवन होगा तो +1, ऑड होगा तो -1, तो माइनस माइनस +1, तो 1 + 1 2 हो गया। अब ये 2 हो गया, लेकिन अगर हम एप्सिलॉन को 1 लेते हैं, एप्सिलॉन को तो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लेते हैं, तो अगर एप्सिलॉन को 1 लेंगे उस केस में क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा। तो ये कॉची सीक्वेंस का जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और इसीलिए ये कॉची सीक्वेंस नहीं होगा। तो क्लियर हो गया, इस थ्योरम का अब कंप्लीट प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्वर्जेंसी ऑफ सीक्वेंस। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स एस एन इज कॉन्वर्जेंट if and only for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that mod of sn plus p minus sn is less than epsilon for all n greater than or equal m and p greater than 0। तो ये जो सीक्वेंस है कॉन्वर्जेंट होगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा मतलब कॉन्वर्जेंट होगा। तो इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब किसी भी थ्योरम को दोनों तरफ से प्रूफ करना रहता है, बाई कंडीशनल है ये। तो ये जो स्टेटमेंट है क्या बताता है कि सीक्वेंस एस एन क्या है? कॉची सीक्वेंस है। ये जो है इफ एंड ओनली इफ के बाद जो लिखा ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये क्या बताता है? सीक्वेंस एस एन कॉची सीक्वेंस है। तो कॉन्वर्जेंट है तो कॉची है, कॉची है तो कॉन्वर्जेंट है, ये इसका सेंस निकलता है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं कि सीक्वेंस एस एन क्या है? कॉन्वर्जेंट है और इसकी लिमिट एल है। हम पहले इस पार्ट को एज्यूम कर रहे हैं कि सीक्वेंस क्या है? कॉन्वर्जेंट है, उसकी लिमिट एल है। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि सीक्वेंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये वाला पार्ट एज्यूम किए हैं और इसको अब प्रूफ करेंगे। तो इसकी लिमिट एल है तो लिमिट का डेफिनेशन लगा देते हैं। क्या हो जाएगा लिमिट का डेफिनेशन? फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट mod of एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल m। क्लियर हो गया? लिमिट का डेफिनेशन हर एप्सिलॉन के लिए ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m होगा, तो यहाँ एप्सिलॉन के लिए पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम p को ग्रेटर देन 0 लें तो n प्लस p तो n से बड़ा होगा, और n को हम यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं? ग्रेटर देन आर इक्वल m। तो n ग्रेटर देन आर इक्वल m मतलब हम बोल सकते हैं कि n प्लस p भी m से बड़ा है, और हम इस इक्वेशन 1 में देख रहे हैं जो भी m से बड़ा है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर n प्लस p भी m से बड़ा हो गया, इसलिए वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हमको एस एन प्लस पी माइनस एस एन को लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ करना है, तो मेन इसी स्टेप में आ जाते हैं। एस एन प्लस पी माइनस एस एन, इसमें माइनस एल प्लस एल कर दिए, अब इसमें ट्राइंगल इनइक्वलिटी अप्लाई कर दिए तो ये आ गया। अब एस एन, ये जो एल माइनस एस एन है उसको एस एन माइनस एल लिख देते हैं, ये प्रॉपर्टी फिर यूज़ कर देते हैं, पहले थ्योरम में यूज़ किए थे वैसे ही। अब ये दोनों के दोनों लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, इक्वेशन 2 से और इक्वेशन 1 से, दोनों इक्वेशन से ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। लेकिन कंडीशन क्या है? n ग्रेटर देन आर इक्वल m, p ग्रेटर देन 0।
तो ये प्रूफ हो गया, अर्थात ये कॉची सीक्वेंस हो गया। तो हम पहले सीक्वेंस को कॉन्वर्जेंट लिए थे, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब जस्ट उल्टा, अब हम क्या मान के चलते हैं कि जो सीक्वेंस है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m such that mod of Sn plus p minus Sn is less than epsilon for all n greater than or equal m p greater than 0। तो अब हम इस कन्वर्स पार्ट को एज्यूम कर लिए। अब हमको क्या प्रूफ करना है, सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है। तो ये सारे एप्सिलॉन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू 1 के लिए भी करेगा, तो एप्सिलॉन की जगह 1 रख दिए। फिर वही पर्टिकुलर केस n जो है m नॉट के इक्वल भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, तो पर्टिकुलर केस लेंगे n इक्वल टू m नॉट, तो भी सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ n की जगह m नॉट रख दिए, तो ये मिल गया। फिर इस मॉड को सिंप्लीफाई करेंगे, मॉड का डेफिनेशन लगा के, ये कई जगह यूज़ हो गया है पहले के भी थ्योरम्स में, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ कि एस एम नॉट प्लस पी एस एम नॉट माइनस 1 और एस एम नॉट प्लस 1 के बीच में हो गया। अभी बाउंडेड प्रूफ किए थे ना, कॉची सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड, सेम वही तो है, ये कॉची सीक्वेंस है। पहले हम इसको बाउंडेड प्रूफ कर रहे हैं, तो बाउंडेड प्रूफ करने के लिए फिक्स लेना पड़ता है एक को, तो एक को फिक्स कर दिए। ये वेरिएबल है क्योंकि p अभी भी चेंज हो रहा है, p चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, तो वेरिएबल वाला बीच में आ जाएगा, ये दोनों आजू बाजू। तो ये क्या दिखाई दे रहा है कि सीक्वेंस के टर्म, कौन सा टर्म, जो m नॉट के बाद आते हैं उन, ये बाउंडेड है। m नॉट के बाद ये लोअर बाउंड या अपर बाउंड हो रहा है, लेकिन लोअर और अपर बाउंड कब बोलते हैं इसको, जब सीक्वेंस के सारे टर्म्स इससे बड़े हों और सीक्वेंस के सारे टर्म्स इससे छोटे हों, तब इसको अपर बाउंड और इसको लोअर बाउंड बोलते हैं। तो अभी ये लोअर और अपर नहीं है, तो कैसे बनेगा, जब सीक्वेंस के सारे टर्म कोई दो रियल नंबर के बीच में हो। तो वो रियल नंबर कैसे फाइंड करते हैं जी, जस्ट अब भी प्रूफ किया उसी थ्योरम, मिनिमा। अब मान लीजिए m नॉट की वैल्यू 20 है, तो 20 और 20 के बाद वाले टर्म्स बाउंडेड हैं, तो उसके पहले वाले टर्म के लिए क्या करेंगे, उसके पहले वाले टर्म तक के एलिमेंट और उसके बाद के जो टर्म्स हैं उसका ये लोअर बाउंड, उसका मिनिमम वैल्यू ले लिए, और वैसे इससे जस्ट पहले वाले टर्म और उसके बाद के टर्म्स के लिए अपर बाउंड ये है, उसका मैक्सिमम वैल्यू। तो अब जी को देखिए, इसके पहले आने वाले टर्म, किसके, एस एम नॉट माइनस 1 के पहले वाले, एस एम नॉट के पहले आने वाले टर्म्स का भी ये मिनिमा है और उसके बाद के लिए भी ये मिनिमा है। वैसे जी क्या है, इस टर्म, कौन सा टर्म, एस एम नॉट के पहले आने वाले टर्म्स के लिए भी मैक्सिमा है और उसके बाद वाले टर्म्स के लिए भी मैक्सिमा है। यानी जी क्या है, सीक्वेंस के सारे टर्म्स से बड़ा होगा और स्मॉल जी सीक्वेंस के सारे टर्म्स से छोटा होगा। तो ये फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो इसका प्रूफ अभी तीसरी बार हो रहा है, समझिए। पहले कहाँ पर प्रूफ किए थे, एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। दूसरी जगह कहाँ प्रूफ किए थे, इसी वीडियो लेक्चर में, एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। अब फिर से हम क्या कर रहे हैं, वास्तव में एक कॉची सीक्वेंस ही है और इसको हम बाउंडेड प्रूफ किए। तो आप लोग जो दूसरा सिंबल नोटेशन यूज़ करके भी, जैसे पहले थ्योरम में किए वैसे भी आप लोग करके इसको बाउंडेड प्रूफ कर सकते हैं। तो बाउंडेड प्रूफ करने से क्या बेनिफिट हुआ, हमको तो प्रूफ क्या करना है, कॉन्वर्जेंट, तो ये बाउंडेड प्रूफ क्यों करने लग गए। तो इसका आंसर ये है कि बाउंडेड इसलिए प्रूफ किया गया है क्योंकि ये देखिए, सीक्वेंस तो का रेंज इनफाइनाइट है और हम क्या बोल रहे हैं, बाउंडेड भी है। तो ये कैसा सेट हो गया, रेंज सेट इसका बाउंडेड और इनफाइनाइट। और ये बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम का स्टेटमेंट है कि एवरी बाउंडेड एंड इनफाइनाइट सेट, अगर कोई सेट बाउंडेड है और इनफाइनाइट है तो उसका एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट होता है। ध्यान रखिए, ये नई चीज़ है आप लोगों के लिए, लिमिट पॉइंट शब्द। तो ये क्या बोलता है बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम, कि कोई भी सेट, ऐसा नहीं है कि किसी सीक्वेंस के रेंज सेट के लिए ही ये थ्योरम है, ऐसा कोई भी सेट जो इनफाइनाइट हो और बाउंडेड हो, इनफाइनाइट जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हों,
और बाउंडेड भी हो, तब उसका एक लिमिट पॉइंट होता है। तो हमको यही चीज़ लाने के लिए बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम अप्लाई करने के लिए बाउंडेड प्रूफ करना पड़ा। तो अब क्लियर हो गया होगा कि हमको कॉन्वर्जेंट प्रूफ करना था और बाउंडेड क्यों किए, क्योंकि हम बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम अप्लाई करना चाहते थे। और बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम अप्लाई करने के लिए कंडीशन है कि वो सेट कैसा होना चाहिए, बाउंडेड। तो प्रूफ हो गया बाउंडेड। तो मान लेते हैं इसका लिमिट पॉइंट एल है। अब इसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो इसका लिमिट पॉइंट एल है। तो अब हम क्या क्लेम करते हैं कि यही जो लिमिट पॉइंट एल है वो सीक्वेंस का लिमिट है। तो अगर ये लिमिट पॉइंट प्रूफ कर देते हैं सीक्वेंस की लिमिट है, मतलब सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और जब सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है मतलब वो कॉन्वर्जेंट प्रूफ हो जाएगा। तो ये हम क्लेम कर रहे हैं कि एस एन की लिमिट एल है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए इक्वेशन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ये एज्यूम किए हैं जो इक्वेशन नंबर 3 में हम एप्सिलॉन की जगह ε/3 लिख दिए। अब जैसे अभी प्रूफ किए हैं इसके पहले की थ्योरम में एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस, तो उसमें हम लोग क्या किए, एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस के लिए ε/2 लिए, क्योंकि 2 बार एप्सिलॉन आया था। देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये देखिए ε/2 दोनों ऐड होके क्या हो गया, एप्सिलॉन। ये किस में कन्वर्ट हो गया, एप्सिलॉन। तो 2 टर्म आने वाला था इसलिए ε/2 लिए। इस थ्योरम के प्रूफ में 3 बार ε/3 आएगा, आगे समझ में आएगा। इसीलिए हम एप्सिलॉन की जगह ε/3। हमारा लास्ट टारगेट जनरली रहता है लेस देन एप्सिलॉन लाना, तो 3 टर्म आएगा इसलिए ε/3 लेके चल रहे हैं। तो ये लास्ट में और क्लियर हो जाएगा क्यों ले रहे हैं। तो एप्सिलॉन की जगह कुछ भी ले सकते हैं, ε/2, ε/3, ε/4, ε/5, 1, 2, 3, 4, जो चाहे, जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर हम ε/3 लिए और इक्वेशन 3 को ऐसा लिख दिए। अब इसमें पर्टिकुलर केस अप्लाई कर दिए, n की जगह m भी ले सकते हैं, तो n की जगह m अप्लाई कर दिए तो इक्वेशन 4 आ गया। अब ये लिमिट पॉइंट है l, तो लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। अब ये आप लोगों के लिए नया टर्म है लिमिट पॉइंट। लिमिट तो जानते हैं लेकिन लिमिट पॉइंट नया चीज़ है। इसको और डिटेल में रियल एनालिसिस में पढ़ना होगा आप लोगों का। तो लिमिट पॉइंट को अभी के हिसाब से मैं डिफाइन कर देता हूँ कि कोई भी रियल नंबर लिमिट पॉइंट कब कहलाता है, किसी भी सेट का अगर नेबरहुड लें, इसका कोई भी नेबरहुड ले, तो वो नेबरहुड क्या करे, उस सेट के एटलीस्ट एक मेंबर को रखे। ये थ्योरम होता है। लेकिन उसके बाद और एक थ्योरम होता है कि कोई भी नंबर किसी सेट का लिमिट पॉइंट कब होता है, जब इसका कोई भी नेबरहुड, यानी इसका प्रत्येक नेबरहुड, एवरी नेबरहुड ऑफ एल कॉन्टेन इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ सेट। जिस सेट का लिमिट पॉइंट है उस सेट के इनफाइनाइट मेंबर्स को रखे कौन, एल का प्रत्येक नेबरहुड। तो नेबरहुड मतलब आसपास के पॉइंट। तो एल का नेबरहुड क्या हो जाएगा, एल माइनस ε/3, एल प्लस ε/3, ये ओपन इंटरवल। ये क्या हो गया, एल का नेबरहुड। एल के बहुत सारे नेबरहुड्स होते हैं, तो हर नेबरहुड सीक्वेंस के सेट के बहुत सारे टर्म, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रखे। तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स को रखे बोल रहे हैं तो कम से कम एक एलिमेंट को तो रखेगा। m के बाद आने वाले, इस m के बाद आने वाले कम से कम एक एलिमेंट को रखेगा। क्यों रखेगा, क्योंकि तो ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स को रख रहा है। तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स में m के बाद आने वाला भी तो एलिमेंट शामिल होता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि l जो है सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, रेंज का लिमिट पॉइंट है, रेंज सेट का लिमिट पॉइंट है। तो इसका जो नेबरहुड होगा, ये जो नेबरहुड है m के बाद आने वाले कम से कम एक टर्म m1 को कॉन्टेन करेगा, SM1 इसको कॉन्टेन करेगा। और जब इसको मॉड फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये मिलता है। इसको जब मॉड फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये मिलेगा।
ठीक, तो इसीलिए लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन से हम ऐसा लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ SM1 माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब देखिए M1 क्या है, M से बड़ा है, और कोई भी M से बड़ा यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं, M से बड़ा नंबर, क्योंकि M प्लस P क्या है, M से बड़ा है, तो M से बड़ा कोई भी नंबर डाल सकते हैं, तो M प्लस P की जगह यहाँ पर हम M1 रख सकते हैं, क्योंकि M1 भी M से बड़ा है। तो इस इक्वेशन में M प्लस P की जगह M1 रख दी, तो अपने को 4, 5, 6 3 इक्वेशन मिल जाता है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फाइनली हमको L को लिमिट प्रूफ करना है SM प्लस P का, तो SM प्लस P माइनस L से स्टार्ट करते हैं। यहाँ SM माइनस SM प्लस कर दिए, SM1 माइनस और SM1 प्लस, तो SM को प्लस माइनस किए और SM1 को प्लस माइनस किए। अब 3 टर्म मिल गया, ये दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, इन दोनों, ट्राइंगल इनइक्वलिटी लगा दिए। SM प्लस P माइनस SM प्लस SM माइनस SM1 प्लस SM1 माइनस L। जब मॉड अलग अलग होता है तो ट्राइंगल इनइक्वलिटी से लेस देन आर इक्वल हो जाता है। अब ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 है, एप्सिलॉन बाई 3, एप्सिलॉन बाई 3। तो मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा था उस समय कि क्यों एप्सिलॉन बाई 3 लिया जाता है, क्योंकि 3 टर्म आया, तो 3 बार एप्सिलॉन बाई 3 एप्सिलॉन बाई 3 होगा तो ऐड होके एप्सिलॉन हो जाएगा। अगर 2 टर्म आने वाला रहता तो इसको एप्सिलॉन बाई 2 करते, तब एप्सिलॉन आता। तो इसी आधार पे, इसी को बेस मानकर हम वहाँ पर लेते हैं, एप्सिलॉन बाई 2 का भी लेते हैं, कभी एप्सिलॉन बाई 3, कहीं पर एप्सिलॉन बाई 4 भी ले सकते हैं। तो इसका कोई फिक्स एप्सिलॉन ही लेना है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो क्लियर हो गया। तो क्या आ गया, मॉड ऑफ SM प्लस P माइनस L लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल P ग्रेटर देन 0। तो M प्लस P की जगह N ले लें, M प्लस P को N लिए, तो N क्या होगा, M से बड़ा होगा। M प्लस P क्या है, M से बड़ा ही होगा ना, तो मतलब N M से बड़ा। तो जो भी M से बड़ा है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो प्रूफ हो गया। L क्या है, लिमिट के डेफिनेशन में आ गया, ये लिमिट का हम जो डेफिनेशन देखे हैं उसमें ये आ गया। क्या प्रूफ होता है, L जो है सीक्वेंस SM की लिमिट है, तो सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम बोल दिए कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में समझ में ना आए तो फिर से रिवर्स करके देखिए, बुक का हेल्प लीजिए, और उससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम्पल्स है अगले वीडियो लेक्चर में लेके आने वाला हूँ, उस एग्ज़ाम्पल्स को भी देखने के बाद आप लोगों को ये कॉची जनरल प्रिंसिपल क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो का स्टडी कीजिए, बुक से देखिए, नोट्स बनाइए, और पिछला जो कुछ भी आप लोगों को सीक्वेंस में पढ़ाया गया है उन सारे का नोट्स तैयार हो गया तो रिवीजन कीजिए। और मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आने वाला हूँ, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।